नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो देवर्षि नारद की उन प्राचीन और रहस्यमयी कथाओं से शुरू होकर आज के हमारे हाईटेक ब्लॉकबस्टर सिनेमा तक जाता है। सोचिए, हमारी सदियों पुरानी कथाएं और आज की वीएफएक्स वाली दुनिया, इन दोनों का कनेक्शन आखिर है क्या? चलिए पता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। पहले हम दुनिया के पहले पत्रकार को समझेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे एक अहंकार ने एक बहुत बड़े श्राप को जन्म दिया। उसके बाद सिनेमा के पर्दे पर हमारे मिथकों की बात होगी, फिर सौंदर्य शास्त्र और प्रामाणिकता को तौलेंगे और आखिर में देखेंगे इन महाकाव्यों को बनाने की असल कीमत। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही आकर्षक और दिलचस्प किरदार से, दुनिया के पहले पत्रकार। अब जब मैं पत्रकार कहता हूं तो मेरा मतलब देवर्षि नारद मुनि से है। ये कोई साधारण ऋषि नहीं है, बल्कि तीनों लोकों आकाश, पृथ्वी और पाताल में बेधड़क सफर करने वाले एक डिवाइन मैसेंजर हैं। सच कहूं तो इन्हें दुनिया का सबसे पहला जर्नलिस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास सभी 64 विद्याओं का ज्ञान है और ये पूरे ब्रह्मांड में लगातार इन्फॉर्मेशन यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहते हैं। एक तरह से उस दौर का चलता फिरता इंटरनेट। विष्णु पुराण की इस लाइन पर जरा गौर कीजिए। जो लोगों के बीच विवादों को भड़काने वाला है वो नारद है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि जो मुनि बातों में मसाला लगाने के लिए मशहूर हैं वो इतने पूजनीय कैसे हो सकते हैं। लेकिन कैच यही है, उनकी हरकतें कभी भी किसी का बुरा करने के लिए नहीं होती। वो जो भी करते हैं उसके पीछे अंततः पूरे ब्रह्मांड की भलाई ही छिपी होती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया? आइए समझते हैं कि कैसे अहंकार के कारण एक ऐसा श्राप जन्मा जिसने हमारे इतिहास की दिशा ही बदल दी। होता कुछ यूं है कि कामदेव के मायाजाल को तोड़ने के बाद नारद मुनि को अपनी इस जीत पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया। वो सीधे भगवान शिव और विष्णु जी के पास गए और अपनी तारीफों के पुल बांधने लगे। अब उनके इस बढ़ते अहंकार को तोड़ने के लिए विष्णु जी ने एक मायावी खेल रचा, राजकुमारी विश्वमोहिनी का स्वयंवर। राजकुमारी को देखते ही नारद जी उन पर ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने विष्णु जी से विवाह के लिए उनका हरि रूप मांग लिया। लेकिन हरि का एक मतलब बंदर भी होता है, तो विष्णु जी ने उन्हें बंदर का चेहरा दे दिया। जब स्वयंवर में नारद जी का मजाक उड़ा तो उन्हें जो अपमान महसूस हुआ उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और उसी भयंकर क्रोध और अपमान की आग में जलते हुए नारद मुनि ने सीधे भगवान विष्णु को ही श्राप दे डाला। उन्होंने कहा कि जिस तरह विष्णु जी ने एक स्त्री के वियोग में उनका मजाक उड़ाया है, ठीक वैसे ही उन्हें भी इंसान का रूप लेना पड़ेगा, अपनी पत्नी से 14 साल का वियोग सहना पड़ेगा और उस मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ बंदर ही उनकी मदद करेंगे। सबसे बड़ी बात, वो राजकुमारी कोई और नहीं, खुद माता लक्ष्मी थी। और भगवान विष्णु ने अपने इस परम भक्त के श्राप को एक छोटी सी मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। यही वो सटीक श्राप था जिसने हमारे सबसे महान महाकाव्य रामायण की नींव रखी। विष्णु जी ने रामावतार लिया, माता सीता का हरण हुआ और उन्हें वानर सेना की मदद लेनी पड़ी। मतलब एक श्राप जो एक मायावी स्वयंवर से शुरू हुआ था, वो कैसे एक पूरे युग को परिभाषित करने वाली कथा बन गया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। खैर, इतिहास के पन्नों से निकलकर अब थोड़ा आज की बात करते हैं। आज के इस मॉडर्न एरा में इन महाकाव्यों को हम बड़े पर्दे पर कैसे देखते हैं? हमारी इन प्राचीन महाकाव्यों और लोक कथाओं को आज भारतीय सिनेमा एक बिल्कुल ही नई और अनोखी विजुअल लैंग्वेज दे रहा है। आज के फिल्म मेकर्स उन क्लासिक पौराणिक कहानियों को एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, ताकि आज की जनरेशन इस विशाल दुनिया को महसूस कर सके। और ये जादू होता कैसे है? इसके पीछे कई सिनेमाई तकनीकें हैं, जैसे एडवांस्ड स्पेशल इफेक्ट्स और सीजीआई, बहुत ही भव्य और इमर्सिव सेट डिजाइन, हमारी संस्कृति से जुड़े एकदम असली लगने वाले कॉस्ट्यूम और गजब की सिनेमाटोग्राफी। जब ये सब एक साथ मिलते हैं ना, तो स्क्रीन पर एक ऐसी दुनिया क्रिएट होती है जो हमें सच में उसी युग में ले जाती है। मिथकों को जिंदा करने का ये तरीका वाकई बहुत पावरफुल है। लेकिन क्या हर फिल्म मेकर एक ही तरीके से काम करता है? बिल्कुल नहीं। चलिए थोड़ा इसके एस्थेटिक्स और ऑथेंटिसिटी यानी इसके सौंदर्य शास्त्र और प्रामाणिकता का एनालिसिस करते हैं। आज के सिनेमा में हमें दो बिल्कुल अलग अलग अप्रोच देखने को मिलते हैं।
एक तरफ कांतारा और तुम्बाड़ जैसी फिल्में हैं। ये फिल्में अपनी जड़ों से जुड़ी हैं। इनमें कल्चरल ऑथेंटिसिटी है, असली लोकेशंस हैं और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का कमाल है। और दूसरी तरफ है आदिपुरुष और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में, जो बहुत ज्यादा सीजीआई, मॉडर्न विजुअल इफेक्ट्स और एक बहुत बड़े स्केल पर दांव लगाती हैं। इन दोनों ही तरीकों का दर्शकों पर अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 2.7। ये आदिपुरुष की IMDb रेटिंग है। इतनी बड़ी फिल्म, इतना भारी भरकम VFX, फिर भी ये हाल। रिसर्च और दर्शकों के रिव्यू बताते हैं कि लोगों को उनके पसंदीदा किरदारों के चित्रण में बहुत कमियां नजर आईं। सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स पर इतना ज्यादा फोकस करने के चक्कर में जो कहानी की असली रूह थी, जो इमोशनल कनेक्शन था, वो कहीं ना कहीं गायब ही हो गया। इसके ठीक उलट अगर हम तुम्बाड़ का उदाहरण लें, तो वहां एटमॉस्फेरिक लाइटिंग और हस्तर जैसे राक्षस के लिए बहुत ही कम बजट वाले प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया गया, और नतीजा, फिल्म को जबरदस्त तारीफें मिली। ये साबित करता है कि जब आप अपनी कला को एक रियल और टेंजिबल फील देते हैं, तो वो कभी-कभी उन करोड़ों के डिजिटल इफेक्ट से कई ज्यादा गहराई से दर्शकों के दिलों में उतर जाती है। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। इन कहानियों को बनाने का असली कॉस्ट, यानी इनकी वित्तीय वास्तविकता क्या है? हाल ही में आए इन पौराणिक फिल्मों के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अंतर सच में हैरान करने वाला है। तुम्बाड़ सिर्फ 5 करोड़ में बनी और 13 करोड़ से ज्यादा कमा ले गई। कांतारा का बजट था मात्र 16 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। हनुमान ने भी सिर्फ 40 करोड़ में बनकर 350 करोड़ कूट लिए। लेकिन वहीं ब्रह्मास्त्र और आदिपुरुष को देखिए, जो 400 से 500 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी, लेकिन उनकी कमाई बस उनके बजट के आसपास ही सिमट कर रह गई। अगर आप कांतारा या हनुमान के बजट की तुलना आदिपुरुष के 500 करोड़ के बजट से करेंगे, तो साफ समझ आएगा कि सिर्फ भारी VFX वाली फिल्मों के पीछे कितना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क छिपा होता है, जबकि हमारी अपनी संस्कृति से जुड़ी ऑथेंटिक फिल्में बहुत कम बजट में भी बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी फिल्म को हिट कराने के लिए हमेशा करोड़ों अरबों के बजट की जरूरत नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं कि आज की तकनीक बहुत कमाल की है, लेकिन आखिरकार जो चीज दर्शकों को बांधे रखती है, वो है एक कसी हुई कहानी और हमारी संस्कृति का एकदम सच्चा और ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन। यही सिनेमा की असली जीत है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, क्या बहुत ज्यादा CGI पर निर्भरता हमारे इन प्राचीन मिथकों को और बेहतर बनाती है, या फिर वो जो कल्चरल ऑथेंटिसिटी है, जो असल जड़ें हैं, वही आज भी इन महाकाव्यों की असली जान है? ये जरूर सोचिएगा कि आने वाले समय में ये सिनेमा हमारी इन अमर कहानियों को किस रूप में हमारे सामने पेश करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।